देखिए, हमने पिछले वीडियोस में रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लाइट की एक नई प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है कि एक किसी सरफेस पे लाइट आएगी, टकरा के चली जाएगी। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन, बीच में एक नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्शन। और हमने देखा था कि ये दोनों ही एंगल एक दूसरे को इक्वल होते हैं। बट रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। देखिए, मीडियम से मेरा मतलब है कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया है वैक्यूम और एक ग्लास। वैक्यूम का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई एटम, मॉलिक्यूल्स, कोई पार्टिकल्स नहीं होता, जैसे कि स्पेस। अब अगर लाइट वैक्यूम से ग्लास के अंदर जाएगी तो हमें लगेगा कि यार वो लाइट एकदम स्ट्रेट निकल जाएगी, पर नहीं, एक्चुअली ये लाइट हल्की सी बैंड हो जाने वाली है। और ये जो हमारे बीच का नॉर्मल है उसके साथ कोई एंगल बना लेगी जिसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन शॉर्ट, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हो जाने वाली है और उसी को हम बुलाते हैं रिफ्रैक्शन। अब देखो, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड है, नॉट रिफ्लेक्टेड। ये है नॉर्मल जो कि हमारे सरफेस को परपेंडिकुलर है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज है जो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अब मैं जानता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सवाल रहेंगे कि यार ये लाइट बैंड क्यों हो रही है, तो यार ये रे लेफ़्ट साइड यानी कि नॉर्मल की तरफ ही क्यों बैंड हुई, राइट साइड नॉर्मल से दूर क्यों नहीं गई। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। हम इस चीज़ को एक एग्जांपल से भी सीखेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको इतना बताऊं कि जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है। देखिए, वैक्यूम में स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। अब वहाँ से वो ग्लास में आ रही है, सो ग्लास में उसकी स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में काफ़ी कम होने वाली है और स्पीड सडन चेंज होने के कारण ही ये लाइट जो है वो बैंड हो जाती है। सो अब हम ये देखते हैं कि लाइट कब कैसे बैंड होगी। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया ना, हमने एक ले लिया रोड और एक ले लिए मड, मिट्टी वाला इलाका। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक छोटी सी कार। देखिए, कार जो है वो इस रास्ते पे चल के इस मड में आके उतर जाने वाली है। देखिए, मैं जानता हूँ कि जब कार रोड पे है तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ होने वाली है और मड में आते ही उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, यानी कि कुछ तो इफेक्ट होगा। चलिए हम कार को थोड़ा आगे ले लेते हैं। ये एक बस उतरने ही वाली है। देखिए, इस समय क्या होगा ना कि ये कार का जो ये वाला टायर है ये पहले मड में आया और जो पीछे वाला टायर है वो अभी भी रोड पे है। सो इससे होगा क्या कि इस टायर की स्पीड काफ़ी कम हो जाने वाली है, बट इसकी तो वही की वही रहेगी। सो आप बता सकते हैं यहाँ क्या होगा। देखिए, सो इस चीज़ के कारण कि एक टायर धीमे घूम रहा है, एक टायर तेज़ घूम रहा है, होगा क्या कि हमारी कार थोड़ी मोड़ जाने वाली है कुछ इस तरीके से। अब देखिए, अब क्या हुआ कि अब दोनों ही टायर जो है ना उसके मड में है। इसका मतलब दोनों की स्पीड सेम रहने वाली है, दोनों की वेलोसिटी सेम रहने वाली है। सो होगा क्या, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में चली जाएगी और उसका पाथ बन जाएगा कुछ ऐसा। तो इसका मतलब कि जब कार एकदम स्पीड में आई, स्पीड चेंज हुई, सो वो मुड़ गई है, स्ट्रेट नहीं जा रही। अब अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पाथ है ये कुछ एंगल बना रहा है। सो हुआ क्या कि जब कार फास्ट से स्लो में आई सो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। अब ऐसा ही कुछ होगा हमारे लाइट के केस में कि जब लाइट फास्ट मीडियम से स्लो मीडियम में आएगी सो वो नॉर्मल के तरफ यानी टूवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाए। वैक्यूम में लाइट की स्पीड एकदम मैक्सिमम होती है और ग्लास में आते ही थोड़ी कम हो जाती है और इसी वजह से हमें ये देखना मिलता है। अब हम देखते हैं कि अगर इसका उल्टा कर दे तो क्या होगा, मतलब स्लो से अगर फास्ट में लेके जाए तो। चलिए सबसे पहले तो मैं ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारी कार जो है वो मड से रोड की तरफ जाने वाली है। देखिए, कार जो है ना वो एक एंगल पे जा रही है, स्ट्रेट नहीं जा रही है और इस वजह से होगा क्या कि उसका एक टायर पहले रोड पे आएगा और एक टायर मड में रहेगा। अब ये रोड वाला पहिया क्या करेगा, इसको फास्ट ले जाएगा और मड वाला टायर उसे काफ़ी स्लो स्लो घुमाएगा और इसी वजह से होगा क्या कि ये जो कार है ना वो थोड़ा सा घूम जाने वाली है, बिकॉज दोनों टायर की स्पीड एक ही समय पे अलग अलग है। कुछ इस तरीके से फास्ट होने की वजह से हमारी जो कार है वो कुछ इस तरफ बैंड हो जाने वाली है। देखिए, अब क्या हो रहा है कि अब कार के दोनों ही पहिए रोड पे आ गए हैं और इसी वजह से क्या होगा कि कार जो है ना यहाँ से एकदम स्ट्रेट चली जाएगी। अब अगर मैं इसका पाथ ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब हुआ क्या कि जब स्लो से कार फास्ट में गई सो वो मुड़ जाएगा,
यही हमने पहले देखा था, रिफ्रैक्शन। अब अगर मैं इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, सो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा लाइट है, जो रे पाथ है, वो नॉर्मल से दूर जा रहा है। इसका मतलब जब भी कोई रे स्लो मीडियम में से फास्ट मीडियम में जाएगा, सो वो नॉर्मल से दूर यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने वाला है। और यही चीज़ होने वाली मेरे लाइट के केस में। अगर मैं लाइट को ग्लास में से वैक्यूम में फेंक दूँ, यानी कि स्पीड चेंज हो जाएगी और स्लो से फास्ट में जाने की वजह से मेरी लाइट दूर चले जाने वाली है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमने अभी ये देखा कि अगर लाइट स्लो से फास्ट में जाएगा, सो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने वाला है, और अगर वो फास्ट से स्लो में आएगा, सो वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल जाने वाला है। अब जिसे हम फास्ट मीडियम या स्लो मीडियम बोल रहे हैं, उसे एक्चुअली साइंस में डेंसर या तो रेरर कहा जाता है। देखिए, जो फास्ट मीडियम है उसे हम रेरर बुलाते हैं, और जो स्लो मीडियम है उसे हम डेंसर बुलाते हैं। एक्चुअली डेंसर का मतलब होता है थिकनेस, मतलब कि अगर कोई मीडियम दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा थिक है, तो हम बोलेंगे कि वो डेंसर है। अगर कोई मीडियम दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में पतला है, तो हम बोलेंगे कि वो रेरर है। सो याद रखिएगा कि डेंसर और रेरर का कोई मीनिंग नहीं होता है, एक्चुअली वो कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई लाइट रे रेरर से डेंसर में आ रही है, सो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, और अगर वो रेरर से डेंसर में जा रही है, सो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। लेकिन अगर लाइट परपेंडिकुलरली आ रही है सरफेस पे, तो वो बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, और वो सीधे ही यानी परपेंडिकुलर ही निकल जाने वाली है। इसका मतलब अगर इंसिडेंट एंगल 0 है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0 होगी, और वो स्ट्रेट ही निकल जाने वाली है। चलिए अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। देखिए, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा, जहाँ पे हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा लॉ ये कहता था कि इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और नॉर्मल एक ही प्लेन में है। अभी सेकेंड लॉ का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, इसका मतलब है कि जिस प्लेन में हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल होने वाला है, उसी प्लेन में उसी तरफ से रिफ्रैक्टेड बाहर निकल जाएगी। मतलब वो ऐसे आगे या पीछे की तरफ बाहर नहीं होने वाली है। तो चलिए अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन का पहला लॉ रिफ्लेक्शन के दूसरे लॉ के बराबर ही है कि अगर मान लेते हैं कि एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, जिसके वजह से वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाने वाला है, बिकॉज दूसरा मीडियम जो है हमारा डेंसर है। सो पहला लॉ रिफ्लेक्शन का ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों ही एक ही प्लेन में होगा, किसी और प्लेन में नहीं। इसका मतलब हमने पहले भी देखा था कि अगर मैं उसे पेपर पे ड्रॉ करता हूँ, तो रिफ्रैक्टेड रे पेपर में ही होने वाली है, पेपर के बाहर नहीं। अब जो दूसरा लॉ है रिफ्रैक्शन का, उससे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। एक्चुअली स्नेल एक साइंटिस्ट था जिसने हमें ये लॉ दिया था। देखिए, स्नेल्स लॉ है ना, एक्चुअली वो एक रिलेशन है हमारे इंसिडेंट एंगल का, रिफ्रैक्शन एंगल का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हम देखने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में, बट चलिए अभी हम देख लेते हैं कि स्नेल लॉ एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। चलिए अब हम दो अलग अलग मीडियम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं एयर और दूसरा लेते हैं वाटर। तो एयर जो है वो पानी से पतला होने वाला है, सो हम बोलेंगे कि वो रेरर है। अब हम क्या करते हैं, तीन अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे हम तीन अलग अलग लाइट को इंसिडेंट कराएंगे अलग अलग एंगल पे। आप देख सकते हो कि तीनों ही रे का इंसिडेंट एंगल I1, I2, I3 अलग अलग है। इन शॉर्ट एंगल बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, ये सारी की सारी रेस रेरर से डेंसर में जा रही है, इसका मतलब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो हर केस में बढ़ता जा रहा है, यानी कि बैंड तो हो रही नॉर्मल की तरफ, लेकिन एंगल जो है बढ़ता जा रहा है। सो स्नेल ने ये कहा था कि चाहे लाइट इंसिडेंट कोई भी एंगल पे हो, चाहे लाइट कोई भी एंगल पर रिफ्रैक्ट हो, उसका साइन का रेशियो इक्वल रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब है कि साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 अपॉन R3। ये रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे एंगल कैसा भी हो। अब देखिए, साइन क्या चीज़ है, तो साइन एक्चुअली एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हम मैथ्स में पढ़ने वाले हैं आपके इसी साल। अब खाली मैं इतना बता दूंगा यहाँ पे कि साइन जो है ना, उसकी अलग अलग एंगल के लिए वैल्यू अलग अलग रहती है। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट।